हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास जो है क्वेश्चन में जो है जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें जो है पूछ देता है कि मोलरता किसे कहते हैं और उससे जो है रिलेटेड एक आपका न्यूमेरिकल उसमें ऐड कर देता है। नॉर्मलता किसे कहते हैं और उससे जो है रिलेटेड एक जो आपका उसमें जो है आपका न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ठीक है, और साथ में क्या होता है उससे जो है संबंधित उसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है जोड़ देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को जो है डिफिनीशन सोचते हैं बच्चे जो है कि यह आसान चीज है, क्या करना इसमें है, तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे। लेकिन वही आपका जो है एक नंबर क्या होता है गड़बड़ जाता है, जब पेपर देने जाएंगे आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपको जो है हम यहाँ पे एक साथ जो है बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे जो है डिफिनीशन आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे और उसको आपको याद करा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी जो है हेल्पफुल होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप डिफिनीशंस, चैप्टर 1 के जो है टॉप डिफिनीशंस जो आपको याद करने हैं और आपके एग्जाम में आते ही आते हैं ये। तो हम उसको देखेंगे सीरियल वाइज, दम क्रम देखेंगे कि कौन कौन से आपके जो है आपको याद करना है डिफिनीशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्या होता है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं सब लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। ठीक है, इसको सिंपल वे में कैसे याद करेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। सबको याद होगा ये, ठीक है। तो कैसे इसको याद करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे, यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर में हम यहाँ पे ले लेंगे सोल्यूशन। कितना लेंगे भाई, यहाँ पे 1 लीटर। फिक्स अमाउंट कितना लेना हमको है 1 लीटर। 1 लीटर ले लिए। अब इस 1 लीटर के सोल्यूशन में आपका क्या क्या होगा, इसके अंदर इसमें आपका होगा सॉल्यूट, इसमें क्या होता है सॉल्वेंट होता है और प्लस क्या होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो अब इस जो है 1 लीटर के सोल्यूशन में सॉल्यूट को देखना है कि सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, कितना मोल प्रेजेंट है। इसी मोल को क्या बोला गया है, मोलैरिटी बोला गया है। क्या बोला गया है, मोलैरिटी। ठीक है, जिसको हम जो है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोलरता की परिभाषा। बस आपको यहां से लिख देना है कि 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which present in 1 liter of a solution as called molarity. Number of mole of solute which present in 1 liter of a solution as called molarity. It's denoted by capital M. तो इस तरह इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरह इसका फार्मूला बन जाएगा जो कि आपका जो है पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, और इसमें देखना आपको सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल है, इसी नंबर ऑफ मोल को, इसी मोलों की संख्या हम क्या बोलते हैं मोलरता बोलते हैं। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास जो है मोलैरिटी का। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, डिफिनीशन ये जो लिखा हुआ है कि 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं मोलरता बोलते हैं। इतना आपको बस याद रखना है, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है, एक लाइन का। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए आगे जो है देखिए नॉर्मलता की परिभाषा को याद करना है। सेम वही प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे एक कंटेनर लेना है और इसमें आपको क्या कर लेना है, आपको ले लेना है 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ले लिया गया। अब इसमें भी क्या क्या होगा आपको जो है, इसमें आपका होगा सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट, बिले और बिलायक इसमें होंगे। अब देखना है कि जो है इसमें जो है हमारे पास जो है इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका क्या चेक करना है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या चेक करना है, ग्राम तुल्यांक चेक करना है। ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट आपको चेक करना है कि इसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। इसी ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी बोलते हैं, यानी कि नॉर्मलता बोलते हैं इसको जो है। ठीक है, नॉर्मेलिटी इसको बोलते हैं और इसको हम जो है इस कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको याद करना हो तो अगर ये बस आप डायग्राम अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहां से आपको पढ़ देना है कि 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांक यानी ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मलता बोलते हैं। इसे कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि 1 लीटर के बिलियन में
उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक को, विलेय के ग्राम तुल्यांक को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाए बच्चों, करा है कि जो है पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर ग्राम इक्विवेलेंट। 1 लीटर के बिलियन में विलेय का कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, ये आपको बताना है। कितना ग्राम जो है इक्विवेलेंट है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद है, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर के सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम तुल्यांक है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। और इसको जो है कैपिटल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए इधर, देखिए अब आगे हमारे पास जो है मोललता। मोललता की परिभाषा आपको देखना है सिंपल वे में एकदम। जो है क्या कर रहा है, आप जो है आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे ले लेना है एक कंटेनर, और इसमें जो है एक सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है। यहाँ पे आपको बिलियन से आप कभी कोई लेना देना नहीं है। सॉल्वेंट लेते हैं मतलब कि विलायक लेते हैं, विलायक। कितना लेना है विलायक, यहाँ पे 1 किलोग्राम लेना है। 1 kg जो है यहाँ पे आपको सॉल्वेंट लेना है, नेट अमाउंट 1 kg, न इससे कम न इससे अधिक। तो अब इसमें जो भी सॉल्यूट आप मिक्स करने जा रहे हैं, इसमें जो भी आप सॉल्यूट मिक्स करने जा रहे हैं, उसका कितना मोल आप मिक्स कर रहे हैं, कितने मोल जो है आप यूज कर रहे हैं उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, इसी मोल को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी, उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि विलायक लेना है कितना, 1 किलोग्राम। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 किलोग्राम का कोई विलायक, 1 किलोग्राम का ये क्या हो गया, कोई विलायक हो गया। अब इसमें कितने मोल हैं, सॉल्यूट के कितने मोल मौजूद हैं, उसी को क्या कहते हैं, मोललता बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जो है इसका फार्मूला। तो क्या समझ आया, 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को यानी यन को क्या कहते हैं हम लोग, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं जिसको हम जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो इस तरह आपको जो है ये आपको जो डेफिनेशन है इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई आपका 2-3 आ जाता है एग्जाम में जो है, तो एकदम इसको आपको याद रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं जो है, आगे क्या हमारे पास है, देखिए यहाँ पे देखिए आ गया मोल प्रभाज कह लीजिए या मोल अंश कह लीजिए। मोल प्रभाज बोल लीजिए या मोल अंश बोल लीजिए, यानी हम इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। मोल फ्रैक्शन इसको कहा जाता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, इसमें जैसे मान लीजिए आप जो है सॉल्यूट ले लिए, सॉल्यूट ले लिए और उसको आप जो है सॉल्वेंट में मिक्स कर दिए, उसको आप जो है सॉल्वेंट में मिला दिए और क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सबको पता हुआ ये चीज, क्योंकि अभी तक जो है ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो है ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, सबको पता होगा, सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है, सबको मालूम होगा ये। तो विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा विलयन। अब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इस विलयन के अंदर जो सॉल्यूट है वो कितना है, एन है, कितना है, N1 है। और इसी विलयन में सॉल्वेंट का कितना मोल है, N2 मोल है, N2 मोल है। तो पूरे विलयन कितना मोल हो जाएगा, मान लीजिए विलेय का मोल कितना है, N1 मोल है, विलायक का कितना है, तो N2 मोल है। तो पूरा जो विलयन जो बना हुआ है उसका टोटल मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। अब इसमें जिसका भी आपको निकालना है मोल प्रभाज, उसका मोल अपान बिलियन का मोल, घटक का मोल बटा बिलियन का मोल, घटक का मोल बटा बिलियन का मोल, ठीक ना, यानी कंपोनेंट का मोल अपान सोल्यूशन का मोल लेना है। जैसे मान लिया हमको निकालना है एक्स सॉल्यूट, यानी विलेय का मोल हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, विलेय का मोल लेंगे हम लोग N1 और अपान में जो पूरा जो बिलियन है उसका ले लेंगे N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। ऐसे ही मान लीजिए आपको विलायक का अगर निकालना है, अगर आपको विलायक का निकालना है तो एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट अगर निकालना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल अपान सोल्यूशन का मोल, तो ये आपका हो गया N2 अपान N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन। ऐसे जितने भी कंपोनेंट होंगे, मान लीजिए इसमें 2 कंपोनेंट है, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, तो आप ऐसे निकाल लेंगे, जिसका भी निकालना हो उसका मोल अपान कुल मोल, उसका मोल अपान कुल मोल। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं या मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और हम इसको जो है क्या करते हैं, यक्ष से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मोल प्रभाज क्या है, किसी बिलियन में उपस्थित किसी भी एक घटक और
किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? मोल अंश बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं या मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या हमारे पास है, यहां देखिए अभी हमारे पास जो है आ गया, कह रहा है कि वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब अवनमन क्या होता है बच्चों? देखिए जैसे मान लिया हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास क्या है कि एक कोई कंटेनर है, इसमें हम लोग कोई सॉल्वेंट ले लिए हैं, कोई हम यहाँ पे क्या किया, हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया गया और इसका वाष्प दाब बच्चों कितना ले लिया गया है? पी नॉट ले लिया गया है, पी नॉट। इस विलायक का वाष्प दाब कितना है? पी नॉट ले लिया गया। अब इस विलायक में हम यहाँ पे जो है कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी ऐसा विलेय पदार्थ जिसका वाष्प न बनता, जैसे चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। इनको अगर हम इसमें मिला रहे हैं, मिला दिए और आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन आपका बनके तैयार हो गया। और जब इसका देखा गया इसका वाष्प दाब कितना है, इसका वाष्प दाब कितना लिया गया? पीएस। और जब दोनों का जो है तुलना किया गया कि इसका कितना वाष्प दाब है, इसका कितना वाष्प दाब, जब कंपेयर किया गया तो यह मालूम चला बच्चों कि पी नॉट ग्रेटर देन पीएस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाष्प दाब अधिक था, अब विलेय को मिलाने के बाद वाष्प दाब क्या हो गया है? कम हो गया है। यानी विलेय को मिलाने से पहले, सॉल्यूट को मिलाने से पहले वाष्प दाब अधिक था और जैसे उसको मिला दिया गया तो वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। ये जो कमी आ रही है, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है, जो कमी आ रही है, उसी कमी को नाम दिया गया है वाष्प दाब में अवनमन। देखिए आप लिखा हुआ है किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, मिलाने पर क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, उसी कमी को क्या नाम दिया गया? वाष्प दाब में अवनमन बोला गया। क्या बोला गया है? वाष्प दाब में अवनमन। तो कितनी कमी आएगी कैसे मालूम चलेगा? यानी आपको जो है पी नॉट में से पीएस को माइनस करना पड़ेगा, तो जो भी कमी आएगी उसको हम बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ पे डेल्टा पी क्या है हमारे पास? वाष्प दाब में अवनमन है। ये वाष्प दाब में अवनमन क्या बोलेंगे? डेल्टा पी को वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब जो है अगला डेफिनेशन क्या है? राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसमें से आप एकदम मोलरता को याद रखेंगे। मोलैरिटी बहुत बार पूछा गया है। मोल प्रभाज एकदम उसको रट जाइए, मोल प्रभाज को एकदम आएगा ही आएगा। मोल प्रभाज एकदम समझ लीजिए, आपको आना ही आना एकदम है। मोलरता, मोल प्रभाज, राउल्ट का नियम बोलना नहीं है। राउल्ट का नियम आएगा तो क्या लिखना है? क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि किसी बिलियन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, किसी बिलियन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हो गया राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या हो गया हमारे पास? जो है किसी बिलियन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है यानी अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन RLVP का मतलब क्या होता है बच्चों? वाष्प दाब में अवनमन बटा विलायक का वाष्प दाब। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन अपॉन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसी रेशियो को क्या बोला गया है? RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में अवनमन। तो यह क्या होता है? यह जो है क्या होता है जी? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? ये बराबर होता है। तो बस इसको आपको ऐसे याद करना है कि जो है किसी भी विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, बस समझ में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अब देखिए आपका क्वथनांक आ गया। तो क्वथनांक जो है ये तो नहीं पूछता एग्जाम में जो है, ठीक ना, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देख लीजिए क्या ये कह रहा है कि जो है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडल के बराबर होता है, उससे क्या बोलते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं।
ठीक ना, यानी जब भी किसी भी द्रव का जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब बढ़ते 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 जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। तो ये नहीं पूछता है, इससे रिलेटेड क्या हमारे पास है, क्वथनांक उन्नयन। देखिए ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक ना। इसको परिभाषा पूछ के जो है इसके साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर देता है, ठीक ना। 1 नंबर का आपका रहेगा परिभाषा और साथ में आपका न्यूमेरिकल रहेगा 2 नंबर का, 3 नंबर आपके हो जाएंगे कुल मिला के जो है। तो आपको डिफिनीशन आपको एकदम याद होना चाहिए, छोड़ना नहीं एकदम इसको, ठीक है। तो क्या है, कर रहा है कि जो है किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जैसे अभी आपको बताए हैं कि ये हो गया, क्या होता है हमारे पास जो है, ये हो गया हमारे पास कोई सोल्यूशन, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो गया, कोई प्योर विलायक है, कोई शुद्ध क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है, जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, T0B, क्या लिया गया है, T0B। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट आपका बन जाएगा, सॉल्यूशन में आपका बदल जाएगा, ये सॉल्यूशन ये बना लेगा। और इसका जब चेक किया गया बॉइलिंग पॉइंट तो क्या पाया गया, क्या पाया गया, TB, क्या बोला गया, TB। और जब दोनों का कंपेयर हुआ कि विलेय मिलाने के पहले क्वथनांक कितना है, मिलाने के बाद कितना क्वथनांक है, तो क्या पाया गया, ये पाया गया कि T0B लेस देन TB, लेस देन TB। यानी पहले क्वथनांक कम था, विलेय पदार्थ में क्या क्वथनांक जो है बढ़ गया, तो जो बढ़ा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। तो कितना बढ़ा है भाई बताइए, तो TB माइनस T0B, T0B इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा TB। और ये डेल्टा TB क्या है, क्या ये आपका है क्वथनांक में उन्नयन, क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो इसको आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या हमारे पास है, देखिए हिमांक, ठीक ना। तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक बोलते हैं। यानी किसी भी द्रव का वाष्प दाब उससे बनने वाले ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या इसके है। अब देखिए आ गया हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी, हिमांक में अवनमन क्या होता है, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का हिमांक कम हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक अवनमन कहते हैं। तो वही सेम फार्मूला है कि पहले आपको क्या किया गया, यहाँ पे जो है एक आपको सॉल्वेंट लिया गया, यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया गया, प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक लिया गया, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना मेजर किया गया, T0F। और जैसे इस सॉल्वेंट में जैसे सर आपको जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया, तो जो भी बना सॉल्यूशन उसका जब फ्रीजिंग पॉइंट जब आकलन किया गया तो क्या पाया गया, क्या पाया गया, TF। और जब दोनों का कंपेयर किया गया तो क्या पाया गया कि जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो है T0F ग्रेटर देन TF, यानी पहले ज्यादा था बाद में क्या हो गया, कम हो गया। यानी विलेय पदार्थ मिला पहले क्या था, हिमांक अधिक था, और जैसे विलेय मिला दिया गया तो उसका हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। उसी कमी को क्या नाम दिया गया, हिमांक अवनमन बोला गया। तो T0F माइनस TF इसकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TF। तो यहाँ पे डेल्टा TF क्या है बच्चों, हिमांक में अवनमन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या गया हमारे पास जो है परासरण। परासरण क्या होता है, परासरण और परासरण दाब, परासरण क्या है और परासरण दाब क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि परासरण क्या है। परासरण क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे जो है मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक जो है कंटेनर लेते हैं, ले लिए कंटेनर, और यहाँ पे जो है बीच में जो है हम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हम एक जो है मेम्ब्रेन लगाते हैं, एक झिल्ली लगाते हैं, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे जो है झिल्ली लगाते हैं, उस झिल्ली का जो है नाम क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, एकदम आपको याद रखना है, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे बीच में लगा देना है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगाना है, जैसे ये पात्र 2 भागों में बढ़ जाए। अब पहले वाले हिस्से में जो है आप यहाँ पे ले लेंगे, मान लिया आप यहाँ पे ले लिए सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन 1 ले लिए,
और हम लोग यहाँ पे इस साइड हम ले लिए सोल्यूशन 2 ले लिए, दो तरह का ले लिए बिलियन, ठीक ना, ले लिए। लेकिन जो पहला लिया गया है सोल्यूशन, इसका क्या है हमारे पास जो है लो कंसंट्रेशन, क्या है लो कंसंट्रेशन। और जो दूसरा जो सोल्यूशन है उसका क्या है हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन दिख रहा है। तो अब बताइए, जब जो है कोई भी विलयन जितना कम सांद्र होगा, जितनी उसकी सांद्रता कम होगी, जितनी उसकी मोलैरिटी कम होगी, उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। और वो जितना सांद्र होता जाएगा, जितना आप उसमें विलय मिलाते जाएंगे, उसकी जो है वाष्प दाब क्या होगा, घटता चला जाता है। तो यानी जिसका कंसंट्रेशन कम होता है वहां पे वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। और जहां पे जो है सांद्रता अधिक होती है वहां पे क्या होता है, लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। जहां पर सांद्रता अधिक होती है वहां पे दाब क्या होता है, कम होता है, जहां सांद्रता कम होता है दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो अब बताइए आपका जो ये जो आपका एसपीएम जो है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली, एक जो है क्या है सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, एक चयनात्मक झिल्ली है। यह केवल जल के अणुओं को अपने आर पार जाने देती है। तो जैसे मान लो इस साइड का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे दाब ज्यादा है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस विलयन के वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस मेम्ब्रेन से पास होना शुरू करेंगे और इसमें आना जो है शुरू कर देंगे, इधर आना जो है शुरू कर देंगे। तो उनके इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग परासरण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं परासरण, परासरण, परासरण इसको बोलते हैं, ठीक है। बस समझा गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलयन के अणुओं का, विलयन के विलायक के अणुओं का, विलयन के विलायक का अणुओं का, विलायक यहाँ पे होगा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, सबको क्लियर है। अब देखिए कर रहा है परासरण दाब, परासरण दाब क्या है, ठीक ना, परासरण दाब हमको देखना है क्या है परासरण दाब। तो वही हमारे पास यहाँ पे जो है, मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है और हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि एसपीएम, ठीक ना, यह एसपीएम लग गया। इसके अंदर जो है, इसमें आप ले लिए हैं सोल्यूशन 1 और इसमें आप ले लिए हैं सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 2 ले लिए हैं। और सबको मालूम है कि यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। आप अपने जो भी ले मानना है मान सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई वेपर प्रेशर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर। अब क्या होगा, अब यहां से जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इधर पास होना शुरू करेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, परासरण कहेंगे। परासरण होने लगा, ऑस्मोसिस होने लगा। आप जो है इस साइड जो है, इस साइड एक जो है पिस्टन यहाँ पे लगा करके और इस पिस्टन पे यहाँ से फोर्स लगाएं, इतना फोर्स लगाएं, इतना फोर्स लगाएं, इतना आप यहाँ पे फोर्स लगाएं कि क्या हो जाए, बोलिए क्या हो जाए, कि ये इसके मॉलिक्यूल इसमें जाने क्या हो, बंद हो जाए, न जा पाए, इनका जाना पे क्या हो जाए, बंद हो जाए। अब यहाँ से मॉलिक्यूल अब इसमें न जा पाए, यानी जो परासरण हो रहा था, जो प्रक्रिया चल रही थी वो रुक जाए। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी लगाए गए बल को यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग परासरण दाब। इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम इसको कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। इसको हम पी से डिनोट करते हैं या इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वह बाह्य बल, वह बाह्य बल जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए अब ये जो है, इतना आपको जो है ये चैप्टर 1 के आपके मेन आपके जो है आपके थे डिफिनीशन, इसको आपको एकदम आराम से इसको देखना है, केयरफुली इसको देखिए और जितनी भी परिभाषा आपको हम बताए हैं सारा आप उसको रट जाइए, ठीक है। इनमें से आपका मोलरता, मोल प्रभाज, ठीक है, राउल्ट का नियम, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अनुमान और परासरण दाब, इनका परिभाषा आपका एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। यह आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, करके आना इसको जो है, ठीक है। ओके, थैंक्स।